हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारी जो है सीरीज पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम पीवाईक्यू में क्या करते हैं, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं या डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये अभ्यास सीरीज है और एक हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलती है। तो प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम के बाद, यूपी पीसीएस के एग्जाम हो जाए 12 अक्टूबर को, उसके बाद लेकर के आएंगे। ठीक, तो उसके सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताते रहते हैं, तो इसमें कुछ नया है नहीं। और आज जो है डे 22 है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सीधे हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे सिलेबस पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो यहाँ GS3 है, GS3 का पेपर है, यहाँ लिखा भी हुआ है, बार बार बताना पड़ता है वही चीज। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें GS3 में क्या आता है, टेक्नोलॉजी आती है, आर्थिक विकास आता है, जैव विविधता और पर्यावरण आता है, अर्थात इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन। तो अभी हम आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों की। आगे धीरे धीरे फिर और भी विषय जो भी हमें रेलेवेंट लगेंगे। वैसे तो करना हमें सभी कुछ है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो उसकी पहले कर देंगे। कुछ बच्चों ने एथिक्स के प्रश्न के लिए बोला है, तो देखिए एक सीक्वेंस में चल रही है कोई चीजें। मैंने जो है गवर्नेंस संबंधित प्रश्न कराए हैं। मैं तो सोच रहा था गवर्नेंस के पूरे करा दूं 2025 तक, लेकिन कुछ बच्चे बोलने लगे कि नहीं कुछ और कराइए। तो मुझे लगा कि आप ऊब गए होगे, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बोर भी हो रहे होगे, तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिया। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं सोच रहा हूँ 2025 तक के सारे प्रश्न करा करके फिर उसके बाद कोई और विषय उठाऊं तो उसको पूरा शुरू से लेके अंत तक सारा करा दूं। ठीक, तो एथिक्स के लिए किसी बच्चे ने बोला है, तो मैं एथिक्स भी इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। या तो आप गवर्नेंस का थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि गवर्नेंस का कुछ पॉइंट कुछ टॉपिक्स एथिक्स से मिलते हैं, या एथिक्स पहले कर लीजिए फिर गवर्नेंस कर लीजिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीएस के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप कुछ भी पढ़ो, आपको राउंड में घूम करके ही आना पड़ेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे घूमते हुए फिर वहीं आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी घूमते हुए यहाँ पहुंच जाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जैसा बोलोगे, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। कुल मिला के हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। आप लोग बस मेहनत करके पढ़िए, मैं आपके साथ जी जान लगा दूंगा। ठीक, तो चलते हैं। यहाँ पर जो है शुरू के 10 पॉइंट इकोनॉमी से संबंधित है, तो यहाँ इकोनॉमी की अभी चर्चा हम करने वाले नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। और ये 11, 12 और 13 ये साइंस टेक से संबंधित है। ठीक है, तो साइंस टेक की चर्चा कुछ समय बात कर लेंगे। और 14 नंबर टॉपिक जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, 15 नंबर आपका आपदा प्रबंधन से। तो आपदा प्रबंधन पूर्णतः डिफाइन नहीं है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें पीवाईक्यू पर नजर रखनी होगी। तो पीवाईक्यू आप देख ही रहे हो, पीवाईक्यू से किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं। अभी आपने पीवाईक्यू देखा कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 में आया था, उससे संबंधित प्रश्नों की आज मैं चर्चा करूंगा, मतलब आया था। इसका मतलब करंट बेस्ड ही पेपर है। फिर इसके बाद 2010 के दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न 2016 तक पूछे गए। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि हमें करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर ध्यान रखते रहना है, क्योंकि पीवाईक्यू हमें रणनीति बताएगा कैसे हमको तैयारी करनी है, और इसके साथ साथ जो करंट है उससे आपको ये तय कर लेना कि इस करंट को हमारे यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या इसका महत्व है। ठीक है, तो अभी जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उस पर संशोधन हुआ है, तो उससे संबंधित प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-16 में आया था, ये फ्रेमवर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क था आपदा संबंधित। इससे 2019-20 तक प्रश्न आए, डायरेक्ट नहीं आए। लेकिन अब आपदा पहले क्या होता था, 2005 तक जो ह्यूगो सम्मेलन था, अभी मैं चर्चा भी करूंगा कि 2005 तक जो सम्मेलन था उस पर हम क्या करते थे कि आपदा पश्चात या आपदा की क्षति जब हो जाती थी उसके बाद काम करते थे, आपदा पश्चात बात करते थे कि आपदा पश्चात जो दिक्कतें हैं उस पर। लेकिन जब सेंडाई फ्रेमवर्क आया तो उन्होंने बोला कि आपदा पूर्व तैयारी करिए, पहले ही आपदा के जोखिम को आप आंक लीजिए, उसकी मैपिंग कर लीजिए, जोनिंग कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से। अब फिर उसके बाद 2019 का कल का प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कल का प्रश्न, जो मैं आप प्रैक्टिस करेंगे कल मैं उसको कराऊंगा। यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम मतलब प्रक्रिया में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। अब ये सेंडाई का ही एक तरीके से यहां पर कोट है कि ये आपदा प्रिपेयर्डनेस की बात करता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात करता है। ये देखिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेंडाई में बोला गया है कि पहले ही आप तैयारी कर लीजिए कि आपदा आएगी, उसके बाद जब क्षति हो जाएगी तब करने का कोई मतलब नहीं, उससे पहले ही हम तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये सब चीजें बोल रहे हैं, तो इसको आपको देखना है कि भाई ये जो न्यूज है जो भी करंट में आ रही है उसको हमको कैसे जो है अपने लिए पिरो करके रख लेना है, उसके कुछ पॉइंट निकाल के रख लेना है, 2-4 पॉइंट निकाल के रख लिया, उसी को मेंस में लिखना है। और उसी संबंधित प्री में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे फैक्चुअल थोड़ी सी जानकारी तो प्री के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न पे। तो यहाँ पर आपदा से संबंधित यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं, तो हमें पीवाईक्यू पर नजर रखनी पड़ेगी। पीवाईक्यू बार बार देखिए, प्री के भी देखिए, मेंस की भी देखिए। तो मेंस की हम यहाँ करा रहे हैं, अभी प्रीलिम्स के भी प्रश्न में एक नजर में करा ही रहा था। मतलब एक नजर का मतलब यहाँ पर है, एक नजर में मैं आपको सारे प्रश्न दिखाई दे रहा था कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है।
कि 2026 में जो 2027 में 2028 में जो पेपर देंगे बच्चे, उनको कैसे जो है पीवाईक्यू से अपनी तैयारी करनी। कुछ बच्चों को पता है कि सर कोई टीचर से अगर वो पढ़ रहे हैं, गाइड ले रहे हैं, मेंटर वो दे रहे हैं, तो वो बोल देते हैं पीवाईक्यू देखो। अब पीवाईक्यू देखो तो किस तरह देखो? पीवाईक्यू देखना थोड़ी होता है। पीवाईक्यू देखने का मतलब ये है कि हम आगे की रणनीति कैसे तैयार करें। तो एक नजर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस पर हम केवल इसी पे नजर रखते हैं कि जो पीवाईक्यू पिछले पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए, उसकी प्रगति क्या रही है, और उससे फ्यूचर में कैसे। मान लो कि 2013 में प्रश्न जो था, फिर 2014 में रिपीट किया, 2019 में रिपीट किया, तो वो कैसे रिपीट किया, उसकी थीम कैसे रिपीट की, ऐसे आगे कैसे रिपीट कर सकता है। तो जो भी हम करंट पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस पर हमारी नजर ये होनी चाहिए कि हमको आगे कैसे तैयारी रखनी। भाई पिछले क्वेश्चन से दोबारा पिछले क्वेश्चन तो रिपीट करेंगे नहीं, उस तरह से रिपीट करते हैं लेकिन थीम रिपीट करती है। हूबहू क्वेश्चन एक आध अगर छोड़ दो तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता यूपीएससी में खासकर। तो आपको कैसे रणनीति, दोबारा तो वो प्रश्न आएगा नहीं, तो हमको कैसे ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। तो वहां पर हम प्री क्वेश्चनों की, पीटी के क्वेश्चनों की एक नजर में व्याख्या कर देते हैं, बता देते हैं कैसे। फिर उसके बाद उसमें मैं आंसर नहीं बताता हूं, तो आंसर आपको जानना भी नहीं है, आपको तो रणनीति तय करनी है। तो पीवाईक्यू एक तरह से देखो और अपनी रणनीति तय कर लो। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आऊंगा। उसमें क्या होगा कि हम जो भी प्रश्न पीवाईक्यू में प्री में पूछे गए उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको दूंगा। उसको आप केवल पढ़ के चले जाओगे 15 दिन पहले। यूपीएससी एग्जाम 2026-27 जो भी दोगे, तो पीटी के 15 दिन पहले सिर्फ आपको उन्हीं को देखना है। या आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से पीवाईक्यू देख लो। अब 15 दिन के पहले आपने जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई हैं वो आप करते रहिए, लेकिन 15 दिन जब बचेंगे तो सिर्फ आपको पीवाईक्यू देखना है। क्योंकि आप, और ध्यान इसमें देना है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे के टाइम पे ही पीवाईक्यू ज्यादातर देखो जीएस का। फिर उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक, या 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक का जो सीसाइड का टाइम होता है, जो एक्चुअल यूपीएससी रखता है, उसी टाइम पे ही पेपर को ज्यादातर देखो। उससे क्या होगा कि आपकी उस समय उठने की, बैठने की, जो 2-2 घंटे आपको एक जगह बैठने की आदत बन जाएगी, तो आप प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हो। उस समय आपका माइंड जो है उसी हिसाब से ढल जाएगा और एक्टिव रहेगा उस समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कुछ बातें होती हैं जो आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये तैयारी जो है एक मैराथन है। आप ऐसा नहीं कि आप तुरंत तैयारी करो, वनडे एग्जाम आप करें और कल आपके एग्जाम हो जाएगा। ये लंबी तैयारी है, तो आपको लंबे समय के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप इस दौड़ से, इस कंपटीशन के दौड़ से पहले ही बाहर हो गए। तो आपको अभी से ही तैयारी करनी है, अभी से आपके सोने, पढ़ने, लेटने, बैठने, सारे चीजों का सिस्टम चेंज होना चाहिए। ठीक है, हंसी ठाके लगाइए, मजे कीजिए, वो ठीक है, लेकिन आपका सोने, पढ़ने का, सोने लेटने का समय जो है वो अच्छा होना चाहिए। कैसे मुझे सोना है, वो सब मैनेजमेंट आपको कुल मिला के करना है। ठीक, तो बाकी 16, 17, 18, 19, 20 ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी से हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल आपदा प्रबंधन की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज मैं प्रश्न की चर्चा करता हूँ, सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं। आपदा प्रबंधन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण। मैंने पहले भी प्रश्नों की चर्चा करते समय इसको बताया है कि आपदा जोखिम या आपदा का न्यूनीकरण करना या आपदा को कम करना। ठीक है, तो इसको मैं कई बार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको DRR, ठीक है, के लिए सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप, यहाँ पर गैप हो गया, प्रारूप 2015 से 2030 हस्ताक्षर करने से पूर्व, मतलब कि इस पे साइन जो है उस समय के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने, जिन्होंने भी किया होगा हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते समय, प्रधानमंत्री जी ने किया होगा। तो हम गए थे, तो सेंडाई फ्रेमवर्क में जो है ये चीजें अपनाई गई। इसके बाद इससे पूर्व क्या था, ह्यूगो सम्मेलन था, उससे पूर्व योकोहामा था। ठीक है, तो उससे पूर्व एवं उसके पश्चात, मतलब सेंडाई को हमने बेंचमार्क मान लिया, सेंडाई को हमने बेंचमार्क कर लिया, इससे पूर्व और इससे पश्चात। इससे पूर्व ह्यूगो था, तो हमने ह्यूगो को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और इसके पश्चात मतलब सेंडाई के ही क्या सेंडाई में क्या चेंजमेंट हुए, तो आपदाओं को लेकर के इसमें पूछा गया। ठीक है, तो उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप ह्यूगो कार्रवाई प्रारूप से 2005 से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर सिंपल जो है, आपको केवल क्या करना है कि मैं यहाँ पर आपको फ्रेमिंग करके बता देता हूँ। जो परिपक्व बच्चे हैं, जो पहले से प्रश्नों को कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर केवल आपको देख के चले जाना है। क्या करना है, देख करके यहां तक आपको चले जाना है। बाकी जो बच्चे जो है बिगनर हैं, उनके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा ये प्रश्नों को भी दिखाऊंगा। ठीक, कैसे लिखना है। अभी क्या है कि मैं फ्रेमिंग कर देता हूं, तो फ्रेमिंग में सिंपल चीजें होती है कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम आपदा के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताना है आपको, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक, न्यूनीकरण के उपाय। फिर उसके बाद जो है ह्यूगो सम्मेलन। ठीक, यहाँ पर आपदा के विषय में बताना है आपको कि भारत जो है आपदा प्रवण क्षेत्र में आता है, आपदा जोखिम को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इस तरह से आपदा के बारे में कुल मिला के आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आप मुख्य भाग में आओगे, तो मुख्य भाग में आपको क्या करना है, आपदा जोखिम, यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया, सेंडाई फ्रेमवर्क जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली हस्ताक्षरित करने से पूर्व तथा उसके पश्चात
किए गए उपाय। तो आपको पहले पूर्व की बात बतानी है, तो पूर्व में आप ह्यूगो सम्मेलन की बात लिख लोगे, ह्यूगो के बारे में, ठीक है। ह्यूगो के बारे में बताओगे, 2-4 पॉइंट उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा तो ह्यूगो के 2-4 पॉइंट बता दिए। फिर उसके बाद सेंडाई के बारे में बताना, मतलब ये आपदा पूर्व की बात हो गई, मतलब सेंडाई के बाद की बात हो गई। तो सेंडाई के भी 2-4 पॉइंट किए, जिसमें जिन लक्ष्यों को ह्यूगो में रखा गया था और जिन लक्ष्यों को ह्यूगो में छोड़ दिया गया था उसको हमने सेंडाई में अपना लिया, ठीक है। ये चीजें सब आगे लिखी हैं, मैं तो केवल उनके लिए बता रहा हूँ जो इसको किस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसकी दोनों की तुलना करनी है हमको, दोनों की तुलना करते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यह प्रारूप जो फ्रेमवर्क था ह्यूगो कार्रवाई से किस प्रकार भिन्न था, कौन, सेंडाई। तो सेंडाई एक तरफ लिखो और एक तरफ ह्यूगो लिखो, ये ह्यूगो, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा जो है ये ह्यूगो, ठीक। अब इसकी तो है एक एक पॉइंट, 3-3 पॉइंट इसके ले लो, 3-3 पॉइंट इसके ले लो। 250 शब्द में लिख रहा है, पॉइंटों को जो है ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर 150 शब्द में पूछ रहा है तो 2-2 पॉइंट ले लो, 250 में पूछ रहा है तो 3-3 कर दो। ये तो आपकी स्किल के ऊपर है। फिर सिंपल से थोड़ा सा निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, एक प्रशासनिक अफसर की तरह होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और एक दिशा देने वाला ही होना चाहिए कि आप क्या दिशा दे रहे हो, आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे तो आराम से आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक। तो हम सीधे जो नए अभ्यर्थी हैं उनको पूरा प्रश्न देखना है और जो पहले से अभ्यास करते रहे वो यहां तक देख के जा सकते हैं, ठीक। तो हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न में आप दोबारा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो प्रश्न मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है। आप देखिए मैंने 2 भूमिका लिख दी यहाँ पे, एक भूमिका यहाँ पर लिख दी है, ये भूमिका है, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न लिखा, फिर मैंने आपकी तरह सोचा कि इस तरह से भी लिख सकते हो, कई बार चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने जैसे लिखा, पहले आप इसको देख लीजिए। मैंने ऐसे लिखा पहले कि भारत, यहाँ पर प्रश्न पेन को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा पतला भी कर लेता हूं। क्या लिखा, भारत भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन तथा सूखे जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक। इसलिए इन आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचों को अपनाता रहा है, ठीक। जैसे सेंडाई, योकोहामा, ह्यूगो, इस तरह से, ठीक है। जिसमें ह्यूगो सम्मेलन जो 2005 से 2015 के बीच मुख्यतः आपदा पश्चात कार्रवाई पर बल देता है। तो वहीं सेंडाई फ्रेमवर्क 2016 से 2030 के बीच आपदा पूर्व प्रबंधन तथा सामुदायिक भागीदारी, निजी हितधारक आदि को शामिल करने की बात करता है। यहां तक मैंने ये बात पूरी लिख दी, मैंने पूरा ही ले लिया इसमें। मैं चाहता तो इसको यहां से थोड़ा सा काट देता, यहां तक रख लेता, ठीक। इसके बाद ये बात मैं अलग से कर देता। अब मैंने दूसरी जगह फिर इसको लिया। अब भूमिका मैंने ये भूमिका एक लिखी है, ये आप चाहे इसको ले लो, ठीक है। इस पहले नंबर पे इसको मैंने, ये भूमिका नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट। यहां पर मैंने भूमिका नंबर ये सेकंड हो गई, ठीक है। तो यहां से मैंने कैसे लिखा, भारत आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जहां भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात तथा भूस्खलन जैसी आपदाएं आती रहती हैं। इसलिए इन आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर भारत अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचों यथा मतलब जैसे ह्यूगो 2005 से 2015, सेंडाई फ्रेमवर्क 2016 से 2030 को अपनाता रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा, अब ये कि यहाँ तक भूमिका हो गई। अब मैंने ये चीजें जो है उसमें जैसे पहले डाल दी थी, पूरा डाल दिया था, 2005 से मुख्यतः आपदा प्रबंधन, ये सब चीजें यहाँ पर मैंने अलग से ले लिया। जहां ह्यूगो सम्मेलन आपदा क्षति अर्थात आपदा पश्चात पर ध्यान केंद्रित करता रहा है, तो वहीं सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम पर बल देता रहा है कि आपदा जोखिम पहले से ही आपदाओं के बारे में जानकारी हो तो आपदा जोखिम को कहीं ना कहीं पहले से ही कम कर दिया जाए। भाई पता चल जाए, मान लो ये है आपका भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, आप पहले से लग रहा है कि ये जो है मानसून आएगा, बारिश होगी, मिट्टी जो है उसकी थोड़ी सी भुरभुर होगी, या मतलब पेड़ कटेंगे या जो भी होगा, तो ये जो है भूस्खलन हो सकता है कि ये जो पर्वत है ये नीचे आ जाए। तो हम पहले से इसकी जोनिंग कर लें कि इस क्षेत्र में जो भी जनसंख्या रह रही है उसको वहां से निकाल दें। अगर निकाल देंगे तो आपदा आएगी, तो आपदा कब बनती है, जब वहां पर जनहानि होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो आपदा तभी बनती है। अगर हम वहां से जनसंख्या निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं आपदाओं को कम तो किया ही जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें लिखनी। फिर इसके बाद मैंने देखी सेंडाई पूर्व किए गए उपाय, मतलब ह्यूगो में किए गए उपायों के बारे में मैंने चर्चा कर दी। मतलब उससे पहले योकोहामा भी था तो उसकी सारी यहाँ पर चर्चा है। तो मैंने देखे इसको पॉइंट बनाए। तो सेंडाई पूर्व किए गए उपाय में मैंने पहले कानूनी ढांचा लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है कानूनी ढांचा हेडिंग, फिर संस्थागत पहल, संस्थानिक पहल, फिर राष्ट्रीय नीति, फिर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, फिर सामुदायिक भागीदारी। यही पॉइंट मैं पिछले 2013 से जो भी प्रश्न करा रहा हूं इसी तरह के पॉइंट डाल रहा हूं। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि याद कर लो कि ये कानूनी ढांचा होता है, उसमें क्या लिखना है, फिर संस्थागत पहल में क्या लिखना है। भाई संस्थागत की बात कर ले तो हम तो आपदा प्रबंधन संस्थान वगैरह की बात करनी, राष्ट्रीय नीति में तो इसमें क्या बात करनी है, फिर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में आपको क्या बात करनी है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भाई सुनामी, चक्रवात चेतावनी केंद्रों की स्थापना की गई थी, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी में क्या बात करनी है। तो ऐसे ही आपको चीजें लिखनी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जब 2-3 बार आप देख लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो क्योंकि चीजें बताने में, क्योंकि 250 शब्दों का प्रश्न है
और प्रश्न इससे संबंधित यूपीएससी हर वर्ष बनाता है आपदा से। तो थोड़ा सा लंबा हो जाए सेशन तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। पूरा देखा करिए वीडियो, और क्योंकि थोड़ा देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, या तो बिल्कुल मत देखिए, और देख रहे हैं तो फिर पूरा देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको लाभ होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो यहाँ कानूनी ढांचे हमने क्या लिखा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एनडीएमए, जिसके तहत एनडीएमए एसडीएमए एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी, ठीक। कानूनी ढांचे के अंतर्गत हमने इसको डाल दिया। ये पहले हुआ है सेंडाई से, क्योंकि 2005 में ये बात हो रही है ना, 2005 एनडीएमए एक्ट 2005, ठीक, नियम रूल्स। फिर संस्थानिक पहल में क्या हो गया, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्था की स्थापना हो रही है, इसलिए संस्थानिक पहल में हो गया। फिर राष्ट्रीय नीति क्या बनाई गई थी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 का क्रियान्वयन किया गया। फिर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सुनामी व चक्रवात जैसी केंद्रों की स्थापना, 2004 में सुनामी आई थी ना, इसलिए, और चक्रवात हर वर्ष आता है ठीक ठाक, ठीक है। तो चक्रवात, इसको लेकर के हमने दो जो है क्या कर दिए, सुनामी और चक्रवात चेतावनी केंद्रों की स्थापना कर दी। उससे हमें पहले से ही पता चल जाए कि चक्रवात आएगा, क्योंकि चक्रवात को बताना 2-3 दिन पहले आप सूचना दे सकते हो। आईएमडी वगैरह देता है ना सूचना, अब तो मोबाइल के माध्यम से हो जाता है। इसी को सेंडाई में डाला गया कि सेंडाई में क्या है, मोबाइल मैसेज के थ्रू आप तक बात पहुंचे। आप खुद ही देखते हो, जब आपके क्षेत्र में बारिश होनी होती है तो पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक। सेम वही मैसेज बार बार आते हैं, आप देखते ही हो। फिर सामुदायिक भागीदारी में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, ग्राम स्तर आपदा योजनाएं तैयार करना, ये पहले की, सेंडाई से पहले की योजना है। फिर इसके बाद क्या होगा, सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद भारत के उपाय, मतलब भारत के द्वारा अपनाए गए उपाय, यहाँ पर हेडिंग मैंने थोड़ा सा ऐसे डाल दिया। तो इसमें क्या, सेंडाई में क्या अपनाया गया, तो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इस पे बल क्या था, जोखिम न्यूनीकरण पर बल था। तो मैंने पहला पॉइंट जोखिम न्यूनीकरण की ही बात करी। 2016 का निर्माण, ठीक, NPDRR, ठीक है। फिर इसके बाद सेंडाई टारगेट अलाइनमेंट, इसको हिंदी में ऐसे देवनागरी में लिख सकते हो, जैसे कि मृत्यु दर तथा आर्थिक क्षति घटाने और सूचकांकों पर काम करना था, सूचकांक बनाना था। उसका भाई सूचकांक इंडेक्स बन जाता है तो हमें उसकी सही जानकारी मिल जाती है इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो अगली बार जो हम तैयारी करेंगे तो उसमें हमारे पूर्व के जो इंडेक्स है उससे हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तकनीकी नवाचार में जैसे GIC आधारित जोखिम मानचित्रण, सैटेलाइट व मोबाइल आधारित अलर्ट सिस्टम, इसको सेंडाई फ्रेमवर्क में अपनाएगा। फिर बुनियादी ढांचा में हेडिंग डालनी है, जैसे तकनीकी नवाचार हो गया, सेंडाई टारगेट हो गया अलाइनमेंट, सेंडाई टारगेट अलाइनमेंट, फिर आपदा जोखिम, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना हो गई, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डालकर फिर बुनियादी ढांचे में कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 की पहल की गई, CDRI, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी पहल की गई, ठीक। फिर इसके 2 पॉइंट इधर, स्थानीय निकायों को सशक्त करना, जैसे मॉक ड्रिल, शहरी स्थानीय निकायों को आपदा योजनाएं तैयार, शहरी स्थानीय निकायों में आपदा योजनाएं पहले से ही तैयार करना, ये सब चीजें सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद ही की गई। फिर इसके बाद आपदा जोखिम को यहाँ पर 2 बार लिख गया इसको, आपदा जोखिम को विकास योजनाओं में एकीकृत करना, जैसे SDG से समन्वय, SDG योजनाएं जो होती हैं उसको जो है आपदा जोखिम को कम करने के लिए SDG योजना उसको के साथ मिला देना है कि भाई SDG योजनाएं जो भी सरकार योजनाएं बना रही तो आपदा को देख करके बनाएगी तो ज्यादा बेहतर होगी। उससे क्या होगा, आपदाओं को कम करने में ध्यान दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है सेंडाई फ्रेमवर्क में बोली गई है। तो सेंडाई की बात की गई, अब दोनों में हमने तुलना करनी है, तो दोनों में हमने तुलना कर दी, ठीक। ह्यूगो बनाम सेंडाई। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने डाल करके आपको सूचना देने का काम किया है कि ये प्रयास आप अपने स्तर से जब देखोगे तो आप जब लिखोगे तो इससे 2 ही पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो वो 2 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। हालांकि मैं ज्यादा 400-500 शब्द का प्रश्न नहीं बना के देता हूँ, 250 का पूछा गया है तो ये बहुत ज्यादा 250 से 275 शब्द में ही होगा, तो 4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर मुख्यतः अब देखिए ह्यूगो और सेंडाई 2 बात की गई, तो यहाँ पर ह्यूगो को बनाम सेंडाई दोनों में अंतर क्या था, तो यहाँ पर मुख्यतः संस्थागत निर्माण आपदा प्रतिक्रिया क्षमता व चेतावनी तंत्र पर बल था। तो यहाँ पर क्या था, जीवन व संपत्ति को क्षति को मापने का लक्ष्य, 7 लक्ष्य रखे गए थे के माध्यम से कम करना था इसके। फिर यहाँ ह्यूगो में क्या था, सुरक्षित समुदाय और राष्ट्र पर ध्यान देना था, ठीक है। यहाँ पर लचीलापन बढ़ाने, रिजिलियंट को बढ़ाने, आपदा के आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय आयामों को शामिल करने पर जोर था, ठीक। फिर प्रक्रियाओं पर फोकस था, उसके प्रोसेस पर फोकस था। यहाँ पर क्या है, परिणाम आधारित व मात्रात्मक लक्ष्य पर निर्धारित हो, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है इस चीजों को। फिर मैंने निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष आप मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो, मैं तीव्र गति से लिखा है मैंने, हालांकि मेरे हिसाब से बेहतर है। आप इसका जो है अपने स्तर से आप लिखोगे तो मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस में एक का ही खेल है। अतः यह कहा जा सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क ने ह्यूगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया है। आपको पता ही है, ह्यूगो फ्रेमवर्क के तहत जिन लक्ष्यों को शामिल नहीं किया गया था सेंडाई में उनको भी समाहित किया गया। जिन लक्ष्यों को ह्यूगो ने छोड़ दिया था, जिन लक्ष्यों को, उनको जो है सेंडाई ने भी शामिल किया। इसके साथ साथ आपदा जोखिम को विकास, ये विकास है, विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया गया। वही पॉइंट मैंने लिखा जो SDG की बात करी गई थी, जिससे भारत में आपदा लचीलेपन व सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, ठीक। आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो कि ऊपर मान लो जैसे आपको अलग से लिखना है तो आप अलग से भी डाल सकते हो कि जो
अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क जिसने ह्यूगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया, ह्यूगो फ्रेमवर्क में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए तो उनको तो इन्होंने समाहित, जो लक्ष्य निर्धारित उनको तो समाहित किया ही किया, इसके साथ साथ जो छूट गए थे ह्यूगो लक्ष्य उनको भी शामिल किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि हम आपदा जोखिम को कहीं ना कहीं कम करने का पूरा प्रयास है, जिससे जो भी आपदाएं आती हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास एक तरीके से किया जा सकता है। या जो भी आपदाएं इस भविष्य में जो भी आपदाएं बनेंगी या आपदाएं भविष्य में आ सकती हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क अभी तक का मतलब 2015 का था, तो 2030 तक इसका टारगेट था। इसके बाद जो भी नया फ्रेमवर्क बनेगा उसके तहत हम लोग तैयारी करेंगे। हालांकि करंट अफेयर पर फोकस रहना, अभी 2026-27 में जिनको पेपर देना है तो वो करंट अफेयर पर फोकस रहेंगे, तो उनका प्रश्न वही से प्रश्न आता है, उन्हीं के पॉइंटों को आपको उठा करके ही लिखना होता है। सरकार ने कोई नई पहल या नई योजना बनाई तो उस पर भी लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। मैं समझ गया ना। आप फिर से मैं बता दे रहा हूं कि निष्कर्ष कैसे लिखना है। हो सकता है आपको ना समझ में आया कि आपदा प्रबंधन सीधे लिख सकते हो। आपदा प्रबंधन क्रिया में सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि ह्यूगो फ्रेमवर्क के स्थान पर आया है। ह्यूगो फ्रेमवर्क के जो लक्ष्य छूट गए थे, जिन लक्ष्यों को ह्यूगो फ्रेमवर्क ने ध्यान नहीं दिए, उन लक्ष्यों को सेंडाई फ्रेमवर्क में पूर्णतः से शामिल किया है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो आपदा पूर्व जोखिम को कम करने का प्रयास करता है, जो कि आने वाली आपदाओं को कहीं ना कहीं कम इस प्रकार कम हम कर सकते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब मैं लिखता तो कुछ इस तरह से शब्द बनते, यहाँ पर बताने में थोड़ा सा क्योंकि वन वे होता है तो थोड़ी दिक्कत होती, तो अलग ही ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा हो गया। फिर ये कल के लिए प्रश्न है, 2019 का है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब मैं पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया था, बाकी आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। कल मैं इसके लिए भी प्रश्न लेकर के आऊंगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।